हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे नहीं, बल्कि उसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे। रैखिक मतलब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग का स्टार्टिंग हुआ है प्रतिस्थापन विधि से, फिर देखेंगे विलुप्त विधि से, जिसको कहते हैं कि उसको लुप्तीकरण विधि से भी जानते हैं। तो इससे भी पहले जो हम लोग स्टेटमेंट वगैरह देखे, यानी 3.1 में क्वेश्चन वगैरह देखे, ग्राफिक्स विधि से यानी ग्राफ बना के हम लोग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में जाने, और हिंदी में बोले तो संगत और असंगत के बारे में जाने। तो उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं, फिर इस पे काम करते हैं। ठीक है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका जो सॉल्यूशन देखेंगे ये अनंत सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यानी इंग्लिश बोले तो इनफाइनाइट और हिंदी बोले तो अनंत। दूसरी बात, उसका जो ग्राफ बनेगा एक ही लाइन पे डबल मतलब रेखा जाएगा, यानी उसका जो इक्वेशन होगा एक तरह का सेम इक्वेशन होगा, तभी ना एक ही लाइन पे उसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका जो सॉल्यूशन होगा अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, यानी इंग्लिश में बोले तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसका एक्स वाई का वैल्यू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे इसका ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा, यानी एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेगा या एक दूसरे का आर पार करेगा, वहाँ से हम लोग एक यूनिक यानी वैल्यू निकाल सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए, वैल्यू निकालने का दो तरीका है इसमें। जैसे ये जो कंडीशन है, पहला कि एक सॉल्यूशन है, उसके बेस पे हम लोग डायरेक्ट यानी कोई भी विधि से मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा, ग्राफिक्स विधि से हम लोग कोई भी वैल्यू बता सकते हैं, यानी दोनों तरफ से वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा, बात का मतलब सेम ही है। लेकिन वो ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहता है, एक सॉल्यूशन करके कोई भी विधि प्रतिस्थापन हो, लुप्तीकरण हो। ठीक है। फिर अगला हम लोग देखेंगे, मतलब अगला मेथड है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी ये जो नॉट इक्वल टू C1/C2 है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इंग्लिश में बोले तो नो सॉल्यूशन, और हिंदी में बोले तो कोई सॉल्यूशन नहीं। इसका ग्राफ बोले तो समांतर ग्राफ बोले, जैसे रेल का पटरी एक मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था ना, रेल के पटरी जैसा, यानी उसका कभी मिलन नहीं होगा। दो नदी के किनारे भी मान सकते हैं, दोनों एक दूसरे का समांतर चलता है, कहीं एक दूसरे से नहीं मिलता है, तो उसी तरह का एक इसका ग्राफ बनता है। इसका कंडीशन भी बताए कैसे बनता है, वही A1/A2 हम लोग बैठा के जब देखेंगे ये सब हम लोग पता कर पाएंगे। ठीक है, ये था मेन चीज़। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी याद रखना का है कि 10th करने के बाद जब लड़का या लड़की 11th-12th में जाता है तो इंग्लिश मीडियम से लोग पढ़ाते हैं, तो इसमें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट बोलता है, तो ये सब दिक्कत में पड़ जाता है, किसको कहता है किसको नहीं कहता है। इसी की वजह से मैथ में उसको थोड़ा बोझ टाइप का लगता है, भारी लगने लगता है कि मैथ भारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वर्ड का कमाल है। अगर आप अच्छे से हर वर्ड से रूबरू रहोगे तो हल्का लगेगा, नहीं तो भारी लगेगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब है, कंसिस्टेंट दो टाइप का होता है, जिससे एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यानी अद्वितीय, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसको बोल लेंगे अनंत सॉल्यूशन। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट उसको कहता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो हम लोग ये रिकॉल कर लिए, इसी पर पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल डिपेंड करता है। यही मेन इसका पिलर है। इसी के बेस पे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे ग्राफ बनाने सिखाए, कुछ भी बताए, आपको ग्राफ बनाने के लिए भी बता चुके हैं। तो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन बताए ही थे कि रिप्लेस करते हैं, यानी दो इक्वेशन देता है, एक इक्वेशन से एक्स का वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं, वही वैल्यू को दूसरा इक्वेशन में रखते हैं, जिससे हम लोग का एक मान निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल देख करके इसको सीखेंगे। जैसे पहला इक्वेशन आपका क्या है, x + y इक्वल टू 14, यानी 14, x - y इक्वल टू 4। ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसका सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमको जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो रूल बोलेगा, उसी के हिसाब से चलना है। प्रतिस्थापन विधि,
कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को करना है। तो हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठाएंगे, ऐसा नहीं कि पहला ही उठाएंगे। पहला यानी दो इक्वेशन में फर्स्ट में जो रहता है अधिकतर लोग वो लेते हैं, इसीलिए हम लोग बोलेंगे पहला। हम लोग ऐसे लेते हैं सेकेंड, ठीक है। यानी समीकरण 2 से हम लिखेंगे समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया आपका x का वैल्यू। x का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, ये अभी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं निकला है, एक अंदाज़ा है कि x का वैल्यू है। y का मान कुछ भी आएगा तो पुट करेंगे तो x का मान हम लोग निकाल पाएंगे। एक अनुमानित वैल्यू है, एक अंदाज़ा लगा दिए हैं कि वैल्यू निकल गया। अब इसका कांस्टेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे तब ना पता चलेगा। तो इसको क्या करेंगे, या लिखिए x का मान समीकरण हम किससे निकाले हैं, ये जो x का वैल्यू जो रेफरल जो है, मतलब रफ़ आइडिया जो निकाले हैं, रफ़ वैल्यू जैसे निकाले, कौन सा इक्वेशन से निकाले हैं, इक्वेशन 2 से निकाले हैं। जब इक्वेशन 2 से निकाले हैं तो 2 में नहीं रखेंगे, दो इक्वेशन उसका दूसरा वाला में रखेंगे। तो समीकरण इसका रूल होता है समीकरण 1 में, याद रखिएगा, 1 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी ये वैल्यू जो है x का है ना इतना, यानी x जहाँ रहेगा उसके बदले ये पूरा का पूरा उठा के रख सकते हैं। रख लीजिए 4 प्लस वाई। क्यों रखे, क्योंकि ये x ऑलरेडी मेरे पास है ही, x का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी जो नहीं है 4 प्लस वाई वो रखे। वो क्यों रखे, क्योंकि ये y एक जैसा हो जाए ताकि हम लोग वैल्यू निकाल पाए। तो 2y हो जाएगा, एक y जुड़ के। अब ये जो है 14 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 4 प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू यानी 10 बचा, यानी y इक्वल टू 10/2 यानी 5 हो गया, यानी y इक्वल टू 5। इसका y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ऐसे तो पता ही नहीं चल पाएगा कैसे रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस x, y का मान कितना है 5 पुट कीजिए तो कितना होगा, x का मान 9 हो गया। x का वैल्यू क्या आया 5 और y का वैल्यू क्या आया, सॉरी x का वैल्यू 9 और y का मान कितना आया 5। ये हो गया आपका आंसर। इसमें यही पूछ रहा था मेन, इसका बात कहाँ सीखने का मिला, यानी प्रतिस्थापन कहाँ आपको मेन समझ में आया, तो यहाँ आया, प्रतिस्थापित हो गया। यानी समीकरण 2 उठाए तो एक वैल्यू को प्रतिस्थापित कर दिए, यहाँ से हटा के उधर भेज दिए, उसी को कहता प्रतिस्थापन। बाकी उसको फिर पुट करे वो एक मान निकला, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्या है, एस माइनस टी, यानी दूसरा s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो अब समीकरण 2 हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। अब ये थोड़ा टफ जैसा लगता है, जो एवरेज रहेगा मतलब बट्टे में है, कैसे सॉल्व करेंगे कुछ भी नहीं है, आप लोग देखिए कैसे करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका इलाज करेंगे। इलाज क्या करते हैं हम, तो समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से पहले जैसे हम लोग रूल मतलब बनाएंगे कि जैसे हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते इक्वेशन, वैसा रूप में लाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, ताकि
हम लोग का काम आसान हो और आसानी से सीख जाए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे, देखिए अलग अलग है ना, इसका एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 दूना। जब अलग अलग होगा तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एक लाइन खींचिए, उसके नीचे में उसको लिख दीजिए जो मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा, 6 होगा, 2 बार, 2 को उसका ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2s हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा, कितने बार पढ़िएगा कि 6 आएगा। 2 का पारा 3 बार पढ़िएगा तो 6 आएगा, 2 तिया 6 यानी 3t इक्वल टू कितना है, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 जा कितना होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एक इससे होगा तो उतना ही रह जाएगा, होगा कि नहीं। अब 6 से होगा तो 36 हो जाएगा। अब एक आ गया ना, जैसे हम लोग नॉर्मल यानी इक्वेशन 3 नॉर्मल जो इक्वेशन से सॉल्व करते थे उस टाइप का आया, पहले उस टाइप का कर लीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। अगर मेरा बस चले तो हम डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एस का वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे, यानी समीकरण 2 में, यानी एस के बदले रखेंगे, फिर टी का निकाल लेंगे। हमारा कैलकुलेशन ठीक ठाक है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो पहला क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू बोल रहा था अरे, तो 3 इक्वल टू क्या है, समीकरण 1। अब क्या, 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, समीकरण 3 है कि नहीं, यानी समीकरण 3 आपका रेडी हो गया। आप समीकरण 1 और 3 से सॉल्व आसानी से कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब लिखेंगे समीकरण, लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि यानी मेथड। तो s समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से, अब देखो इसमें 1 से ले लिए, उसमें किस 2 से लिए थे, जो हमको अच्छा लगेगा हम ले लेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब फिक्स उसी से लेंगे। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हो गया। अब मान लीजिए समीकरण 4। समीकरण 4 या 3 क्यों मानते हैं, ये हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी वैल्यू कोई भी समीकरण में रखने के लिए बोलना पड़ेगा ना, फलना का मान फलना में रखने पर, इसीलिए हम लोग एक नाम रखते हैं, इससे को देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, s का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या है, s का मान निकाल लिया है ना, 2 को ऐसे लाइए मल्टीप्लाई में, इसको एक लाइए, क्योंकि ये ज़्यादा है ना इसीलिए इसको एक ब्रैकेट में लिखिएगा हमेशा। एक थोड़ा आता है ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा और कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे आप, ठीक है। 36, तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो देखिए अब क्या होगा, अब 6 को उधर भेज देंगे, और जब उधर भेजेंगे तो 2t प्लस 3t कितना होगा, 5t, t मतलब चाय नहीं समझिएगा। तो ये 36 में से फिर जाके -6 होगा, 5t इक्वल टू क्या होगा, 30। तो t इक्वल टू क्या होगा, 30/5 यानी 5 6 जा होगा 30, t इक्वल टू 6। ये हो गया आपका t का वैल्यू। अब हम लोग को s निकालना है, ठीक है। s निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, t का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब आप बोलिएगा समीकरण 4 में रखने पर, जो आप बोले डायरेक्ट x का s बोल सकते थे, क्योंकि s का मान क्या बोलेंगे, s में रखने पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एक इक्वेशन दे दिए। s का मान समीकरण एक अच्छा लगता है लिखने में, लेकिन इसको बोलेंगे कि t का मान s में रखने पर ठीक नहीं लगता। 4 बोलेंगे तो डायरेक्ट लोकेशन जाएगा 4 पे, यानी लोग समझ जाएगा, ठीक है। एक अच्छा सॉल्विंग भी हो जाएगा।
तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 और t क्या है आपका 6 है, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, यानी s का वैल्यू आपका हो जाएगा 9, यानी t का मान आ गया 6 और s का मान हो गया 9। देखो कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा लिए, नहीं तो उसमें जो बट्टे में था तो उसको रखते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और समझ में भी अच्छा से नहीं आता। ये स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आ गया हमको लगता है। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 15 मिनट तो हम लोग का हो ही गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।